हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समास। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समास को समझेंगे कि समास क्या होता है, फिर उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। समास के हर एक भेद को हम उदाहरणों की मदद से सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि किस समास को कैसे पहचाना जाए, उसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समास होता क्या है, देखो। समास का अर्थ है संग्रह, सम्मिलित, संक्षेप या मिश्रण आदि। अब इसका मतलब क्या है, देखो। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, सम्मिलित करना मतलब शामिल करना, संक्षेप का मतलब होता है छोटा, और मिश्रण का मतलब होता है मिलाना। तो बच्चों, इन सब का मतलब ये है कि जब आप दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बनाते हो, उस प्रक्रिया को कहते हैं समास, ठीक है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, पद याद है ना? पद क्या था? जो हमारा सबसे पहला वीडियो था पद बंध का, याद है आपको? उसमें हमने ये जाना था कि पद क्या होता है। देखो, जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप में इस्तेमाल होता है तो वो शब्द होता है, लेकिन जब वही शब्द एक वाक्य बनाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। पद कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि दो या दो से अधिक पद यानी कि जो शब्द हैं, उनके मेल से, उनको मिला करके जो नया शब्द बनेगा, उस शब्द को क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। कैसे? इधर देखो, गंगा का जल, यहाँ पर को तीन पद हैं या तीन शब्द हैं, गंगा का जल। इन तीन शब्दों को या इन तीन पदों को मिला करके एक शब्द बनाया, गंगा जल, है ना। उसके बाद सेना का पति, सेना एक, का दो, पति तीन। तीन शब्दों को या तीन पदों को मिला करके एक पद बनाया, सेनापति। या फिर देश के लिए भक्ति, एक, दो, तीन, चार। इन चार पदों को, देश के लिए भक्ति, इन चार पदों को मिला करके एक शब्द बना, देशभक्ति, ठीक है। इस तरह से दो या दो से अधिक पदों को मिला करके जो नया पद बना, इसे क्या कहा? इसे समस्त पद कहा, और इस प्रक्रिया को समास कहा गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। समास के मुख्य अंग, बच्चों, समास के कुछ मुख्य अंग हैं, या यूं समझो कि आपने इन्हें याद करना है, इनका मतलब आपको आना चाहिए। पहला, समस्त पद। समस्त पद हमने अभी बताया था, इसका मतलब है कि पूरा शब्द। कौन सा? जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके हमने जो नया शब्द बनाया, वही समस्त पद है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक शब्द लिया है रसोई घर, ठीक है। रसोई घर ये एक समस्त पद है, एक पूरा शब्द है ना, मीनिंगफुल है, वही समस्त पद है। दूसरा है समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना या फिर तोड़ना। यहाँ पर क्या करना है? समास विग्रह, समास को तोड़ना है, समास को अलग करना है। अब हमारा समस्त पद क्या है? रसोई घर है ना। अगर इसको विग्रह करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। तो ये शब्द आपको आने चाहिए, समस्त पद और समास विग्रह। उसके बाद है पूर्व पद और उत्तर पद। बच्चों, पूर्व पद का मतलब होता है पहला शब्द या पहला पद, और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा शब्द या आखिरी शब्द, ठीक है। दो शब्दों में से पहला और दूसरा। इधर देखो, रसोई घर किससे बना है? रसोई और घर से, है ना। तो रसोई जो है वो पूर्व पद है या पहला पद है, और घर उत्तर पद है या दूसरा पद है। इसे आप पहला पद और दूसरा पद इस तरह से भी समझ सकते हो, याद कर सकते हो। कुल मिलाकर आपको इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। समास के भेद या समास के प्रकार।
समास के 6 भेद होते हैं या समास 6 प्रकार का होता है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा अव्ययी भाव समास। पहला है तत्पुरुष समास। अब इसकी पहचान क्या है? देखो, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब है महत्वपूर्ण होता है या मेन होता है, ठीक है। और पहला पद गौड़ होता है। गौड़ का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, ठीक है। अर्थात समस्त पद का दूसरा पद अधिक महत्व रखता है। समस्त पद मतलब वो जो पूरा शब्द होगा, जो भी समास का शब्द होगा, उसका दूसरा पद, उसका सेकंड पार्ट जो है वो अधिक महत्व रखता होगा। यही इसकी पहचान है। जैसे देखो, राजकुमार, राजकुमार दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और कुमार, है ना। तो पहला पद क्या है? राज, और दूसरा पद कुमार। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? राजा का कुमार। इस पद में हम राजा के विषय में नहीं, बल्कि उसके कुमार, कुमार मतलब पुत्र, के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा पद कुमार जो है वो प्रधान है और ये तत्पुरुष समास है। फिर से देखो, राजकुमार, राजकुमार कहते ही आप क्या इमेजिन कर रहे हो? क्या आप राजा को इमेजिन कर रहे हो? नहीं, बल्कि आप राजा के पुत्र को, उसके बेटे को इमेजिन कर रहे हो, है ना। जब आप उस शब्द को बोलोगे तो उसका जो सेकंड पार्ट होगा, जो उसका दूसरा पद होगा, वही आपकी इमेजिनेशन में आएगा। जब ऐसा होगा तो वो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब मुख्य बात क्या है? देखो, इनमें दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह यानी विभक्ति का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर वह कारक चिन्ह वापस आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है? क्या आपको कारक याद है? कारक याद होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं बच्चों, तभी आपको तत्पुरुष समास ठीक से समझ में आएगा। क्या क्या थे कारक, आपको याद है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। याद है आपको? उसकी विभक्ति भी याद रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने राजकुमार का विग्रह किया तो यहाँ पर क्या बना? राजा का कुमार, ठीक है। ये कारक विभक्ति है। ये कौन सा वाला कारक है, जरा बताओ? ये संबंध कारक है। उसकी विभक्ति याद है? का, के, की, है ना। तो बच्चों, अब आप सोचोगे कि समास में हमें कारक याद करने की क्या जरूरत है। देखो, जो तत्पुरुष समास है उसके भी भेद हैं, उसके भी प्रकार हैं, और उसके प्रकार वही हैं जो कारक के प्रकार हैं। यानी जब आप इसका विग्रह करोगे, इस शब्द का, इस समस्त पद का विग्रह करोगे ना, तो विग्रह करने पर जो भी कारक चिन्ह आपको दिखाई देगा वही इस समास का भेद होगा, ठीक है। इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप कारक के भेद और उसके चिन्ह या फिर जो विभक्ति है ना, उसको रिवाइज करो। इधर देखो, कर्ता कारक सबसे पहला वाला और संबोधन कारक हे अरे, इन दोनों को आप कट लगा दो। इन दोनों का इस समास में कोई स्थान नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपको कहाँ से याद रखना है? कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। करण, से के द्वारा। संप्रदान, को के लिए। अपादान, से, इसमें अलग होने का भाव। देखो, से करण में भी आता है और अपादान में भी आता है, मगर इन दोनों का अंतर यही है, अपादान कारक में जब से इस्तेमाल होता है ना, तो वो अलग होने का भाव देता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से उसके शरीर को मुक्ति मिल रही है, यानी रोग उसके शरीर से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर को अपादान वाला से आएगा, ठीक है। अगला है संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, ये इसके चिन्ह हैं। फिर अधिकरण, मैं और पर, ये आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सके तो इनको याद रखना। बच्चों, अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। क्या क्या है? देखो, पहला कर्म तत्पुरुष, आपको बताया था ना, जो भी कारक हैं वही सब इसके भेद हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या है? को।
एग्जाम्पल देखो, स्वर्ग प्राप्त, ये समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा स्वर्ग को प्राप्त। को विभक्ति लगी है तो कर्म तत्पुरुष। दूसरा करण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति, इसके चिन्ह क्या क्या थे, से और के द्वारा। तो संपूर्ण पद में इन दोनों विभक्ति का लोप होगा। लोप मतलब गायब होना, ठीक है। देखो, गुण युक्त, जब विग्रह करोगे तो गुण से युक्त। अगला संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का चिन्ह है के लिए। एग्जाम्पल हमने लिया है रसोई घर। विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। देखो, के लिए जो चिन्ह है वो आ जाएगा। अगला अपादान तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या था, से, और वो अलग होने का भाव देगा। एग्जाम्पल है देश निकाला। विग्रह करेंगे तो बनेगा देश से निकाला। इसका मतलब है कि उसे देश से अलग कर दिया गया है, ठीक है। से का यूज आप समझे ना, अलग करने के लिए यहां पर हुआ है, देश से निकाला। अगला है संबंध तत्पुरुष, चिन्ह है का, के, की और रा, रे, री। एग्जाम्पल है राजमाता, राजा की माता। जब विग्रह किया तो राजा की माता। और छठा है अधिकरण तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या है, मैं और पर। एग्जाम्पल है आप बीती। विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, अपने पर बीती, अपने आप पर बीती। जब कोई अपने आप पर बीती हुई कोई बात बताता है तो उसे क्या कहते हैं, आप बीती। उसने अपनी आप बीती सुनाई है ना, तो ये वही आप बीती है। तो बच्चों, इस तरह से आपको कारक के चिन्ह याद रहने चाहिए। अगर आपको वो याद रहेंगे ना तो तत्पुरुष समास के भेद ये समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब है कर्मधारय समास। अब इसकी पहचान क्या है, देखो, इस समास में भी उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब मेन होता है। इसमें पहला पद विशेषण यानी जो विशेषता बताता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर बीच में है जो, के समान और रूपी आदि शब्द आते हैं। बच्चों ठीक से समझो, इस समास में भी जो दूसरा पद है वही प्रधान होता है और जो इसका पहला पद है ना वो विशेषण होता है। विशेषण मतलब जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक है। और दूसरा विशेष्य होता है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता हो रही है, ठीक है। अब जब आप उसका विग्रह करते हो तो उसमें बीच में है जो, के समान और रूपी ये शब्द आते हैं। देखो, उदाहरण है नील कमल, ये समस्त पद है, यानी ये बना हुआ समास है, ये संपूर्ण पद है। अब जब आप इसको विग्रह करते हो यानी इसको जब आप तोड़ते हो, क्या बना, नीला है जो कमल। अभी हमने देखा था है जो, बीच में ये शब्द आएगा, आया है ना, नीला है जो कमल। अब पहचान के हिसाब से देखें तो हमसे कहा गया कि इसका उत्तर पद यानी इसका जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है और पहला पद विशेषण होता है जो दूसरे की विशेषता बता रहा होता है। देखें जरा, नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की बात हो रही है। कमल दूसरा पद है कि नहीं, इसकी बात हो रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और वो क्या है कि वो जो कमल है वो नीला है, नीला उसकी विशेषता है ना। देखो अगला उदाहरण देखो, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। अगला पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न, यानी उसका जो पुत्र है वो रत्न के समान है, ठीक है। अगला है द्विगु समास। इसकी पहचान क्या है, इस समास का पूर्व पद यानी पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है, यानी वो एक नंबर होगा। और समस्त पद, इसका मतलब है कि जो पूरा पद है, जो पूरा शब्द है वो एक समूह या फिर ग्रुप का बोध कराता है। बोध कराना मतलब हमें ऐसा एहसास दिलाना कि एक समूह या फिर ग्रुप की बात हो रही है,
ठीक है, फिर से समझो। इस समास का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है वो संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक मतलब नंबर, न्यूमेरिक होगा। और जो समस्त पद है, वो जो पूरा शब्द है, वो एक ग्रुप का बोध कराएगा। उसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ग्रुप की या फिर समूह की बात हो रही है। ठीक है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब वही बाद वाला। इसमें बाद वाला पद प्रधान, प्रधान का मतलब होता है ज्यादा महत्वपूर्ण। विग्रह करने पर यानी उसे अलग करने पर या खोलने पर अंत में समूह या समाहार शब्द आता है। यानी आप जब उस समस्त पद यानी उस शब्द का विग्रह करते हो, उसे अलग करते हो, तोड़ते हो, तो उसके अंत में या तो समूह लिखा होगा या समाहार लिखा होगा। इधर देखो, जैसे चौराहा, चौ मतलब चार, ठीक है, चौराहा मतलब चार राहों का समूह। अगला है दोपहर, मतलब दोपहर का समाहार। त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समूह। देखो, पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। चौ मतलब चार, दो मतलब दो, त्रि मतलब तीन, है ना। और समस्त पद, जो पूरा पद है, वो एक समूह का बोध कराएगा। चौराहा मतलब एक ऐसी जगह जहां पर चार राहें आकर मिलती हैं। दोपहर वो समय जहां पर को दो पहर मिलते हैं। त्रिलोक एक ऐसा लोक जो तीन लोकों का समूह हो। ठीक है, और अंत में समूह और समाहार शब्द आते हैं। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। इसकी पहचान क्या है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बच्चों देखो, अभी तक जितने भी हमने समास पढ़े, उसमें या तो पहला पद प्रधान था, प्रधान मतलब महत्वपूर्ण, या दूसरा पद प्रधान था। लेकिन बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा, और दोनों पद मिल करके एक तीसरा ही पद बनाते हैं। ठीक है, तीसरे पद या तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। देखो, उदाहरण है लंबोदर। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा और उदर। उदर मतलब पेट। ठीक है, अब जब इसका आप विग्रह करोगे या इसे आप खोलोगे तो क्या बनेगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अगला देखो, नीलकंठ। दो शब्दों से मिलकर बना है, नीला और कंठ। और विग्रह करने पर नीला है कंठ जिसका, कंठ मतलब गला, अर्थात शिव। देखो, शिव जी की बात हो रही है, ना तो नीले की ना ही कंठ की, बात हो रही है शिव जी की। अगला दशानन, दश आनन। विग्रह करने पर दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। बच्चों, इसमें ना तो दश की बात हो रही है ना ही आनन की। इस तरह से इसमें ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है, बल्कि एक तीसरे ही पद की तरफ संकेत कर रहे हैं, जो है गणेश। ठीक है, इसी तरह इसमें ना तो पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा, जबकि संकेत किया जा रहा है शिव जी की तरफ। इसी तरह से इसमें ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद, जबकि संकेत किया जा रहा है तीसरे पद की तरफ, जो है रावण। ठीक है, इस तरह से बहुब्रीहि समास की पहचान करी जाती है। ठीक है, और जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो ज्यादातर देवी देवताओं पर होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं, मगर ज्यादातर इसी तरह के होते हैं। द्वंद्व समास, इसकी पहचान क्या है? इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में संबंध होता है। दोनों ही पद या तो विलोम शब्द या पूरक शब्द या फिर सहचर शब्द होते हैं। विग्रह करने पर और, या, अथवा जैसे शब्द लगते हैं। तो बच्चों, ये पहला समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हैं, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, अब इन दोनों पदों के बीच में संबंध होता है। ये दोनों ही पद या तो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, विलोम शब्द समझ रहे हो ना, जैसे रात दिन, छोटा बड़ा, ये विलोम शब्द हो गए, या पूरक शब्द। पूरक शब्द क्या होता है? देखो, जब दोनों ही आवश्यक होते हैं उन्हें कहते हैं पूरक शब्द। जैसे दाल रोटी,
दाल भी जरूरी है और रोटी भी जरूरी है। हवा पानी, हवा भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है ना। इस तरह के शब्द इन्हें पूरक शब्द कहते हैं, जो एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं। उसके अलावा सहचर शब्द, ये क्या है? देखो, सहचर शब्द उन्हें कहते हैं जो हमेशा ही साथ में आते हैं, जैसे काम धाम, समझ बूझ, घास फूस या रुपया पैसा। इस तरह के जो शब्द होते हैं इन्हें कहते हैं सहचर शब्द। अब इनको विग्रह करने पर, यानी इनको अलग करने पर और, या फिर अथवा जैसे शब्द लगते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और है जो ध्यान देने की है, जरा ध्यान से सुनो। द्वंद्व समास को समझने के लिए या पहचानने के लिए उसकी एक पहचान ये बताई जाती है कि दो शब्दों के बीच में जब योजक चिन्ह यानी इस तरह से डैश आया होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये अक्सर होता है। इधर देखो, अक्सर पर हमेशा नहीं, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ध्यान देना, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि योजक चिन्ह लगा हो, और कई बार योजक चिन्ह लगा हुआ समास कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो आप समास वाला क्वेश्चन देखो और उसमें आपको यही प्रश्न पूछा हो जिसका ऑप्शन दो शब्दों के बीच में डैश लगा हुआ हो, तो आंख बंद करके उसे द्वंद्व समास मत करना। पहले समझ लेना, क्या वो शब्द आपस में विलोम है, क्या वो पूरक शब्द हैं या फिर वो सहचर शब्द हैं, तभी वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, दो शब्दों के बीच में डैश लगा हुआ शब्द कई बार अव्ययी भाव समास भी होता है, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ या हानि, देवासुर, देव और असुर। अब है अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान क्या है? इस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब याद है ना, महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत में उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। प्रत्यय क्या है? जो शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग जो पहले लगते हैं। तो इसके शुरुआत में उपसर्ग कौन कौन से? यथा, आ, प्रति, अनु, इसके अलावा भी कई सारे, जैसे स, सा और भी जो भी उपसर्ग होते हैं वो सभी वो लगे होते हैं। ठीक है, जैसे आ जन्म, जन्म से लेकर, आ एक उपसर्ग है। ठीक है, इसके अलावा प्रति वर्ष, प्रति एक उपसर्ग है, इसका मतलब है हर वर्ष। फिर है सपरिवार यानी परिवार सहित, इसमें स जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक पहचान और है कि जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब बार बार आना, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे बारंबार यानी बार बार, दिनों दिन यानी हर दिन, एक एक, गली गली यानी हर गली में। अब देखो, अगर आप इसे यों ही देखोगे तो आप तो इसको द्वंद्व समास लिख कर आ जाओगे, है ना, क्योंकि इसके बीच में चिन्ह है, योजक चिन्ह है। लेकिन जब इस तरह से एक ही शब्द की आवृत्ति, एक शब्द बार बार आएगा ना, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, ये आपको समझना होगा। इसके अलावा एक और उदाहरण है कानो कान, यानी कान ही कान में, तो ये भी अव्ययी भाव का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो बच्चों, ये तो हो गए 6 के 6 समास। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर हमें समझ नहीं आता कि भाई ये कौन सा समास है। हो सकता है ये कर्मधारय समास हो, या हो सकता है बहुब्रीहि समास हो। इस तरह के कुछ शब्द हैं, कुछ कंफ्यूजन हैं, जिनको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कंफ्यूजन क्या है कि भाई कोई शब्द आया है, वो कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि कर्मधारय समास में जो फोकस है वो विशेषता पर होता है, तो इसका फोकस जो रहता है वो विशेषता बताने पर होता है। ठीक है, एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। और बहुब्रीहि समास, इसमें जो फोकस होता है वो किसी तीसरे ही अर्थ पर होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों ही समास में आते हैं, कर्मधारय में भी और बहुब्रीहि में भी। देखो, पहला है लंबोदर। तो जब आप इसका विग्रह लंबे पेट वाला
करोगे तो वो क्या होगा, वो कर्मधारय समास होगा। फिर से देखो, आपने लंबे पेट वाला ये लिखा और इसी लंबोदर का विग्रह जब आप करते हो, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो ये क्या बन जाएगा, बहुव्रीहि बनेगा। फिर से समझो, पहले वाले में क्या है, लंबे पेट वाला या लंबे उदर वाला, आपने उसके उदर की या फिर उसके पेट की विशेषता बताई कि वो लंबा है ना, तो वो क्या बना, कर्मधारय। लेकिन जब पहला पद लंबा और दूसरा पद उदर, लंबा और उदर, ये दोनों मिलकर इन्होंने तीसरे पद की तरफ संकेत किया, वो क्या है, वो गणेश। लंबा और उदर मिलकर उन्होंने गणेश की बात करी, तब ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखो, पीतांबर। पीत है जो अंबर, पीत मतलब पीला और अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो यहाँ पर एक वस्त्र की बात करी है कि वो पीला रंग का है, तो ये कर्मधारय समास होगा, है ना। देखो, एक कपड़े की विशेषता बताई है कि वो पीला रंग का है, सिर्फ इतना ही तो है, तो वो कर्मधारय समास होगा। लेकिन जब पीत और अंबर मिलकर के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, पीले वस्त्र कौन पहनता है, कृष्ण धारण करते हैं, तो यहाँ पर पीत यानी पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण, कृष्ण की बात हो रही है, तो वो क्या बन गया, वो बहुव्रीहि समास बन गया। आपको अंतर समझ में आया ना। ऐसे ही एक और शब्द है नीलकंठ। नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। जब सिर्फ गले की बात हो रही है कि भाई नीला रंग का गला है, तो ये कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास है। वो कंठ की यानी गले की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है। लेकिन जब पहला पद नीला और दूसरा पद कंठ, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे, देखो, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो बच्चों, द्विगु समास की पहचान क्या थी कि उसका पहला पद संख्यावाचक होगा यानी कोई नंबर होगा, और यह दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता है, यानी दूसरे पद के बारे में वो जो कुछ भी बता रहा है वो संख्या में बता रहा है। और बहुव्रीहि समास की विशेषता क्या थी कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर पहला पद संख्यावाची हो भी जाता है तो वो पहला पद और दूसरा पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। ठीक है, जैसे तिरंगा। तिरंगा हमने एक शब्द लिया है। अब देखो, जब तीन रंगों का समूह, जब आप इसको इस तरह से विग्रह करोगे कि तीन रंगों का समूह, तो ये कौन सा समास होगा, ये द्विगु समास होगा। यहाँ पर को तीन रंगों के समूह की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इसी तिरंगा शब्द को जब आप विग्रह करोगे, तीन रंग हैं जिसके अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, आपने किसकी बात करी है, आपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करी है ना। तीन रंग हैं जिसके अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जब आप इसका इस तरह से विग्रह करोगे तो ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज नामक एक तीसरी चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप ठीक से समझो कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसी तरह से दशानन, दश हैं जिसके आनन अर्थात रावण, तो ये बहुव्रीहि समास बनेगा। लेकिन 10 आनन वाला, ये द्विगु समास बना। वैसे ही त्रिवेणी, वेणी मतलब होता है धाराएं, ठीक है। त्रि मतलब तीन, अगर आप इसका विग्रह करोगे तीन वेणियों का समूह यानी तीन धाराओं का समूह, तो ये क्या बनेगा, ये द्विगु समास बनेगा। लेकिन अगर आप इसका विग्रह इस तरह से करोगे कि तीन वेणियां मिलती हैं जहां अर्थात संगम, तो ये क्या बन जाएगा, ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। इसी तरह से चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, द्विगु समास, और चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बच्चों अब आप कैसे जानोगे कि भाई हमें कौन सा यहाँ पर को विग्रह करना है। देखो, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वो दोनों तरीके से हो सकते हैं।
लेकिन ये आपके द्वारा किए गए विग्रह और संदर्भ पर निर्भर करता है, यानी आपके प्रश्न पर निर्भर करता है। तो बच्चों, प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, आपने उसी तरह से उसका विग्रह करना है, ठीक है। या हो सकता है आपको विग्रह पहले दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि ये कौन सा समास है, तो ये भी आसान है, आप देख लो कि किस तरह से विग्रह किया गया है। अगर दशानन है, सिर्फ ये लिखा है कि दश आनन वाला, तो वो कौन सा समास होगा, वो द्विगु समास होगा। लेकिन अगर ये लिखा है कि दश है आनन जिसके अर्थात रावण, तो ये कौन सा समास होगा, ये बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। या आपको इस तरह से पूछा होगा कि दशानन शब्द का सही विग्रह चुनिए, ठीक है, तो आप उन चारों में से जो बिल्कुल सही होगा उसे चुनेंगे। कहने का मतलब है कि आपके प्रश्न में पूछा गया होगा, उसी हिसाब से आप विग्रह करोगे, उसी हिसाब से आप पहचानोगे कि ये कौन सा समास है, ठीक है। अब बच्चों, अंत में हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक नज़र में। देखो, यहाँ पर समास के नाम हैं, यहाँ पर को प्रधान पद, यानी कि उनका कौन सा पद प्रधान है या महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर उनकी पहचान क्या है। देखो, पहला तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान है और उसकी पहचान क्या है, उसमें कारक चिन्ह आएंगे, कौन कौन से, को, से, के लिए, का, के की, और जो भी हैं सारे के सारे, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद है कर्मधारय समास, इसका उत्तर पद प्रधान है और इसकी पहचान कैसे करेंगे, विशेषण और विशेष्य से, है ना। उसका एक पद विशेषण होगा, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होगा, एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा होगा, ठीक है। फिर है द्विगु समास, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद संख्यावाचक होगा और जो समस्त पद है वो समूह का बोध कराएगा, ठीक है। फिर है बहुव्रीहि समास, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसकी पहचान क्या है, ये तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। पहला और दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि ये किसी तीसरे ही पद की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है, और अर्थात शब्द का इस्तेमाल होता है। द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में संबंध होता है। क्या क्या संबंध याद है ना, या तो वो विलोम शब्द होंगे, या पूरक शब्द होंगे, या सहचर शब्द होंगे, और उनके बीच में और, या, अथवा, ये शब्द आएंगे जब आप उसका विग्रह करोगे। फिर है अव्ययी भाव समास, इसका पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होगा और इसकी पहचान क्या है, पहला पद अव्यय और प्रत्यय लगा होगा। क्या क्या प्रत्यय, यथा, प्रति, आ, स, जितने भी प्रत्यय होते हैं, ठीक है, उसमें से ज्यादातर प्रत्यय लगे होंगे शुरुआत में। तो बच्चों, ये याद रखो, ये भी प्रश्न आता है, जैसे तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पद प्रधान है। या इस तरह से आ सकता है कि वो कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन सा समास है, वो द्वंद्व समास है। या वो कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि वो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो बच्चों, इसका आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए, तभी आपको आसानी होगी। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक समास आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसा कि अपने ग्रामर के हर वीडियो के अंत में मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि ग्रामर चाहे हिंदी की हो या फिर इंग्लिश की हो, बिना प्रैक्टिस के काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो मेरी फिर से सलाह रहेगी कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके लिए आपके स्कूल से जो आपको व्याकरण की बुक मिली है ना, वो बेस्ट है। आप उस बुक को खोलो, उसमें समास वाला टॉपिक खोलो और इसे पढ़ो। आपको ये तभी समझ में आएंगे, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ना, उनको आप बार बार पढ़ो, ठीक है। पूरे दिन भर में से 5 या 10 मिनट आपको इसके लिए निकालने होंगे। आप इसको रोज़ पढ़ो, इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ो, तभी आपको ये आसानी से समझ में आएगा। आपको विग्रह करना समझ में आएगा, आपको पहचानना समझ में आएगा, ठीक है। और हमेशा की तरह अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।